वर्ल्ड ज्योग्राफी के 3 और 4 चैप्टर घटना चक्र के पढ़ने के बाद आप ज्वालामुखी यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन शुरू करते हैं ज्वालामुखी से। ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? तो ज्वालामुखी से सबसे अधिक गैस जल वाष्प निकलती है, जिसे हम H2O कहते हैं, की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, अन्य गैसें हैं हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, हाइड्रोजन क्लोराइड तथा हीलियम भी ज्वालामुखी से निकलती है और हाइड्रोजन फ्लोराइड भी निकलती है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। फर्स्ट नंबर पे है माउंट कोटोपैक्सी, 5911 मीटर ऊंचा है। सेकंड नंबर पे है माउंट किलिमंजारो, 5895 मीटर ऊपर है। फिर पीनाटुबो 1460 मीटर ऊंचाई है इसकी। पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को कहते हैं मैग्मा। मैग्मा धरातल पर ठंडा होने पर लावा कहलाता है। सिलिका के आधार पर लावा 2 प्रकार का होता है, एसिड लावा और बेसिक लावा। एसिड लावा अत्यंत गाढ़ा चिपचिपा, सिलिका की मात्रा इसमें अधिक होती है। बेसिक लावा हल्का होता है, पतला होता है और सिलिका की मात्रा कम होती है। लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टानों को कहते हैं प्लूटोनिक चट्टानें या पातालीय चट्टानें। पातालीय चट्टानों जब लावा पृथ्वी के अंदर काफ़ी गहराई पर ही जम जाता है। अधिक गहराई पर स्थित होने के कारण लावा को ठंडा होकर जमने में काफ़ी समय लग जाता है, जिससे इसके रवे बड़े होते हैं। ज्वालामुखी उद्गार वॉल्केनिक इरप्शन नहीं होते हैं बाल्टिक सागर में। यह अभिसरण एंड अपसरण क्षेत्र में प्लेट के किनारे में नहीं होता है। तो ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते हैं बाल्टिक सागर में। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी, टॉप 4 सक्रिय ज्वालामुखी हैं। सबसे नंबर 1 पे है किलायू, फिर माउंट एटना, पीटन, तीसरे नंबर पे है पीटन डी ला फॉरनेस, चौथे नंबर पे है न्यामुरागिरा। सक्रिय ज्वालामुखी है एटना, कोटोपैक्सी, फ्यूजियामा जो है जापान में है, विसुवियस नेपल्स इटली में है, जबकि अकांकागुआ दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप का उच्चतम पर्वत शिखर है। यह कोई ज्वालामुखी नहीं है अकांकागुआ। किलिमंजारो तंजानिया में स्थित है, निष्क्रिय ज्वालामुखी है। नेक्स्ट चैप्टर है भूकंप। भूकंप के समय किन तरंगों का उद्भव होता है? तो P तरंगों का, S तरंगों का और L तरंगों का उद्भव होता है। P एंड S तरंगे पृथ्वी के अंदरूनी भाग के बारे में जानकारी उपलब्ध कराती हैं, जबकि L तरंगों का विस्तार पृथ्वी की ऊपरी सतह तक सीमित होता है। भूकंप आने के दौरान सर्वप्रथम किसी स्थान पर P तरंग पहुंचती है, जबकि उसके बाद S और L तरंगे पहुंचती हैं। इसलिए P तरंगों को इंग्लिश में प्राइमरी तरंगे कहते हैं। रिंग ऑफ फायर संबंध है प्रशांत महासागर क्षेत्र में भूकंप से, ज्वालामुखी से, प्रशांत महासागर से। इस पेटी में संपूर्ण विश्व के लगभग 68% भूकंपों का अनुभव किया जाता है। इस पेटी के अंतर्गत 3 प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं: सागर एंड स्थल भाग के मिलन बिंदु, नवीन मोड़दार पर्वत श्रेणी, ज्वालामुखी क्षेत्र। इस क्षेत्र में चिली, कैलिफोर्निया, अलास्का, जापान, फिलीपींस, न्यूजीलैंड मध्य महासागरीय भागों में आते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तर पश्चिम प्रदेश भूकंप ग्रहणशील है, जिसका कारण है प्लेट टेक्टोनिक क्रिया। सुनामी शब्द किस भाषा से संबंधित है? तो सुनामी शब्द जापानी भाषा से संबंधित है। सु माने होता है बंदरगाह, हार्बर, और नामी होता है तरंग, वेव्स। सुनामी भूकंप के फलस्वरूप समुद्र क्षेत्र में उठने वाली तरंगे हैं, जो ऊंची उठी लहरों के साथ तटीय क्षेत्रों को भारी हानि पहुंचाती हैं। सिस्मोमीटर मापता है भूकंपीय तरंगों की तीव्रता मापी जाती है। भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है रिक्टर पैमाने पर। यह एक लॉगरिथमिक स्केल है, जिसमें 1 से लेकर 10 तक बराबर भागों में विभाजित पैमाने होते हैं। रिक्टर स्केल में प्रत्येक आगे की संख्या अपने ठीक पीछे वाली संख्या के 10 गुने परिमाण को बताती है। इसके अतिरिक्त मर्केली स्केल पर भी भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है। रिक्टर स्केल का आविष्कार वर्ष 1935 में चार्ल्स एफ रिक्टर ने किया था। करेक्ट स्टेटमेंट है। भूकंप की तीव्रता को मर्केली स्केल ऑल्सो रिक्टर स्केल पर भी मापा जाता है।
भूकंप की तीव्रता विमुक्त ऊर्जा एनर्जी रिलीज की सूचक होती है। भूकंप के मैग्नीट्यूड भूकंपी तरंगों के आयाम के सीधे मापनों पर आधारित है। भूकंप का मैग्नीट्यूड विमुक्त ऊर्जा एनर्जी रिलीज की माप है। रिक्टर स्केल 1 से लेकर 10, प्रत्येक अंक सिस्मोग्राफ पर 10 गुने आयाम को तथा 32 गुनी ऊर्जा वृद्धि का निर्देशन करता है। चट्टाने चैप्टर को हम लोग घटना चक्र से पढ़ लेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है ल्यूथियाना की सीमा लगती है, देश है और उसकी सीमा पूछा है। ल्यूथियाना की सीमा लगती है उत्तर मध्य यूरोपीय देश से, बेलारूस से, लात्विया, पोलैंड और रूस से। ल्यूथियाना की जलीय सीमा भी बाल्टिक सागर से लगती है और उसकी राजधानी विल्नियस है। ओशनिया देशों के भौगोलिक समूह में शामिल है। ओशनिया देशों का समूह है, उसमें कौन कौन से देश शामिल हैं, उसमें कौन कौन सा भौगोलिक समूह शामिल है, तो मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया। ऑस्ट्रेलिया इस क्षेत्र का सबसे बड़ा देश है, जबकि इंडोनेशिया इसमें शामिल नहीं है। स्कैंडिनेवियन देश के समूह में शामिल हैं नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क। भाषाई आधार पर ये स्कैंडिनेवियन देश का समूह जो बना है वो भाषाई आधार पर बना है। इसमें नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क शामिल है। अफगानिस्तान देश की सीमावर्ती देश हैं तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, चीन, पाकिस्तान और ईरान। रूस की सीमा अफगानिस्तान से नहीं लगती है। म्यांमार के सीमावर्ती हैं भारत, चीन, बांग्लादेश, लाओस और थाईलैंड। म्यांमार की समुद्री सीमाएं हैं अंडमान सागर, बंगाल की खाड़ी से लगी है। अब हम पढ़ेंगे शुष्क प्रदेश और मरुस्थल। कथन ए, मरुस्थल शाश्वत ऊर्जा उत्पादन के प्रभावकारी स्रोत हो सकते हैं। कारण है जितनी ऊर्जा मानव जाति एक वर्ष में उपभोग करती है उससे अधिक ऊर्जा मरुस्थल 6 घंटों में सूर्य से प्राप्त कर लेते हैं। आंसर है ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। मरुस्थल परिभाषित किया जाता है उस क्षेत्र के रूप में जहां औसत वार्षिक वर्षण प्रेसिपिटेशन 25 सेंटीमीटर से कम होता है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल है। इसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से जाना जाता है। कोलोराडो मरुस्थल कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका में है। आटाकामा रेगिस्तान स्थित है दक्षिण अमेरिका में एक मरुस्थल है। पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क मरुस्थल है। इसका विस्तार उत्तरी चिली में है। इसमें सोडियम नाइट्रेट, तांबा, अन्य खनिज के विशाल भंडार हैं, इसलिए चिली को सबसे ज़्यादा चिली में ही तांबा पाया जाता है। शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है पैटागोनियन, गोबी एवं लद्दाख मरुस्थल आते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल 30 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांश के मध्य पाए जाते हैं। जितने भी शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल हैं वो 30 से 60 डिग्री अक्षांश के मध्य पाए जाते हैं। करेक्ट स्टेटमेंट है। विश्व में उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल महाद्वीपों के पश्चिमी सीमांतों में व्यापारिक पवन पट्टी में पाए जाते हैं। यह भूमध्य रेखा से 15 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर एवं दक्षिण में व्यापारिक पवन पट्टी में पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलों के बारे में बोल रहे हैं। भारत में पूर्वी हिमालय क्षेत्र बंगाल की खाड़ी की ओर से आने वाले दक्षिण पश्चिम पवनों से अधिक वर्षा प्राप्त करता है, न कि उत्तर पूर्वी पवनों से। उत्तर पूर्वी पवनों से केवल तमिलनाडु में और आंध्र प्रदेश में बारिश होती है। कालाहारी मरुस्थल दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसमें अफ्रीका के बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका के भाग शामिल हैं। अफ्रीकी और यूरेशियाई मरुस्थलीय क्षेत्र के निर्माण के मुख्य कारण हो सकते हैं। यह उपोष्ण उच्च वायु दाब वाले क्षेत्रों में अवस्थित है। ये व्यापारिक पवनों की आर्द्रता की पहुंच से दूर पड़ता है, न कि इनके प्रभाव क्षेत्र में है। महाद्वीप एवं बड़े स्थल के पश्चिमी किनारे पर अवस्थित तथा ठंडी धाराओं का प्रभाव है, न कि यहाँ उष्ण महासागरीय धाराओं का प्रभाव क्षेत्र में नहीं पड़ता है। ये क्वेश्चन था कि अफ्रीकी और यूरेशियाई मरुस्थलीय क्षेत्र के निर्माण के क्या क्या कारण हैं। तो एक बार मैं फिर से पढ़ देती हूँ। ये उपोष्ण उच्च वायुदाब वाले क्षेत्रों में अवस्थित है। यह व्यापारिक पवनों की आर्द्रता की पहुंच से दूर पड़ता है। महाद्वीप एवं बड़े स्थलों के पश्चिमी किनारे पर अवस्थित तथा ठंडी धाराओं के प्रभाव में है। घाटियाँ
शैतान का गोल्फ कोर्स डेविल्स गोल्फ कोर्स नाम से प्रसिद्ध मृत्यु की घाटी डेथ वैली स्थित है कैलिफोर्निया में, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है। यह अत्यधिक उष्णता के लिए जाना जाता है। यह यूएसए की सबसे गर्म और शुष्क घाटी है। गर्मियों के दिनों में यहाँ का तापमान 130 डिग्री फ़ारेनहाइट और 54 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। डेथ वैली रिफ्ट घाटी का उदाहरण है। रिफ्ट घाटी का विकास तब होता है जब दो भ्रंश रेखाओं के बीच का चट्टानी स्तंभ नीचे की ओर धंस जाता है। रिफ्ट घाटी लंबी, सकरी और गहरी होती है। नेक्स्ट चैप्टर है पठार। तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई है 5 किलोमीटर, 4500 मीटर, 4.5 किलोमीटर एक्चुअल में है। इसे चेंगतांग किंघाई तिब्बत भी कहते हैं। चेंगतांग किंघाई तिब्बत भी कहते हैं। पठार पर स्थित नगर हैं। कौन से नगर जो है वो पठार पर स्थित है? तो मैड्रिड, स्पेन की राजधानी जो मैड्रिड है वो पठार पर स्थित है। का अधिकांश भाग मेसेटा पठार पर स्थित है। नेक्स्ट चैप्टर है महाद्वीप। प्रत्येक महाद्वीप में देशों की संख्या अफ्रीका में 54 देश हैं, यूरोप में 51, एशिया में 50, अमेरिका में 23, दक्षिण अमेरिका में 12, ऑस्ट्रेलिया में 14। और ये महाद्वीपों का देश हैं कि सबसे ज़्यादा देश अफ्रीका में है 54, यूरोप में है 51 सबसे ज़्यादा हाईएस्ट, थर्ड नंबर पे एशिया में 50 हैं, उत्तरी अमेरिका में 30 देश हैं, दक्षिण अमेरिका में 12 देश हैं और ऑस्ट्रेलिया में 14 देश हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े महाद्वीप, सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया, जिसकी 4,45,79,000 वर्ग किलोमीटर है। अफ्रीका 3,65,000 वर्ग किलोमीटर है। उत्तरी अमेरिका 2,42,56,000 वर्ग किलोमीटर है। और चौथे नंबर पे है दक्षिण अमेरिका और पाँचवें पे है अंटार्कटिका, छठवें पे है यूरोप और सातवें पे है ऑस्ट्रेलिया। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। एशिया है फर्स्ट पे, सेकंड पे है अफ्रीका, तीसरे पे है उत्तरी अमेरिका, चौथे पे है दक्षिण अमेरिका, पाँचवें है अंटार्कटिका, छठवें में है यूरोप, सातवें में है ऑस्ट्रेलिया। महाद्वीपों के भूमि क्षेत्र का पृथ्वी के कुल भूमि क्षेत्र में प्रतिशत, एशिया का सबसे ज़्यादा है क्षेत्रफल 29.8, फिर उसके बाद अफ्रीका का है 20.3, उत्तरी अमेरिका का 16.2, दक्षिण अमेरिका का 11.9, पाँचवें नंबर पे है अंटार्कटिका का 9.4, फिर है यूरोप का 6.7 और ओशनिया का है 5.7 सातवें नंबर पे। महाद्वीपों की मध्य ऊंचाई, तो सबसे ऊंचा है अंटार्कटिका महाद्वीप। अंटार्कटिका महाद्वीप सबसे ऊंचा है 1846 मीटर ऊंचा। अंटार्कटिका सभी महाद्वीपों में सर्वाधिक मध्य ऊंचाई वाला महाद्वीप है। सेकंड नंबर पे है एशिया महाद्वीप 923 मीटर ऊंचा। उत्तर और मध्य अमेरिका महाद्वीप 720 मीटर ऊंचा। अफ्रीकी महाद्वीप 585 मीटर ऊंचा चौथे नंबर पे। पाँचवें नंबर पे है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप 554 मीटर पे। छठवें नंबर पे है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप 308 मीटर पे ऊपर ऊंचा। सेवन्थ नंबर पे है यूरोप महाद्वीप 302 मीटर ऊंचा। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में प्रति व्यक्ति भूमि सर्वाधिक है। ऑस्ट्रेलिया में 2.13 हेक्टेयर प्रति व्यक्ति भूमि उपलब्ध है। यूरोप महाद्वीप में उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदानी भाग का प्रतिशत सर्वाधिक है। दक्षिण अमेरिका में भी मैदानी भाग का प्रतिशत अधिक है। नेक्स्ट चैप्टर है विश्व की पर्वत श्रेणियाँ। विश्व की सबसे ऊंची चोटी नवीन मोड़दार वलित पर्वत में पाई जाती हैं। विश्व की जितनी भी ऊंची चोटियाँ हैं वह नवीन मोड़दार और वलित पर्वतों में पाई जाती हैं। पर्वत श्रृंखला का उनकी लंबाई से क्रम, तो सबसे लंबा है एंडीज 7,200 किलोमीटर, फिर है रॉकीज 4,800 किलोमीटर, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज 3,700 किलोमीटर, फिर हिमालय है 2,400 किलोमीटर। प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन कौन सी हैं? पेनाइन ये यूरोप में है, अपलेशियन ये अमेरिका में है, अरावली भारत में है। ये सब प्राचीन पर्वत श्रृंखला हैं। पेनाइन यूरोप में, अपलेशियन अमेरिका में, अरावली भारत में। टर्शियरी या अल्पाइन युगीन वलित पर्वत हैं। आल्पस वलित पर्वत पूछ रहा है, टर्शियरी युग की या अल्पाइन युगीन वलित पर्वत, तो आल्पस है, एंडीज है, हिमालय पर्वत है, रॉकीज है और एटलस पर्वत है। ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में है,
वॉसजेस पर्वत फ्रांस में हैं। दोनों ब्लॉक माउंटेन के उदाहरण हैं। ब्लॉक माउंटेन उन्हें कहते हैं जो रिफ्ट वैली के ऊपर बने हों, यानी कि ब्लॉक माउंटेन उठ जाते हैं और वैलियाँ रिफ्ट वैली नीचे बहती हैं, उन्हें ब्लॉक माउंटेन कहते हैं। तो ब्लैक फॉरेस्ट जो जर्मनी का और वॉसजेस पर्वत फ्रांस का ब्लॉक माउंटेन है। ब्लैक फॉरेस्ट राइन नदी के किनारे अवस्थित है। भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारित करने वाली पर्वत श्रेणियां हैं बर्मीज, अराकन, योमा पर्वत, चाप। इसकी प्रमुख पहाड़ियां हैं नगा, चिन, लुसाई, पटकोई। खासी पहाड़ियां मेघालय में स्थित हैं। यह म्यांमार की सीमा निर्धारित नहीं करती हैं। हिमालय का विस्तार अराकान योमा जिस देश में स्थित है वह है म्यांमार। कथन है ऑस्ट्रेलिया में गौ पशुपालन कैटल रियरिंग जितना दूध के लिए है उसकी अपेक्षा मांस के लिए अधिक किया जाता है। कारण है ऑस्ट्रेलियावासी परंपरागत रूप से मांसाहारी हैं। तो ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही स्पष्टीकरण करता है। खनिज है, खनिज में पहले पढ़ेंगे कोयला। कोयला एक उदाहरण है परतदार चट्टानों का। कोयला कच्चा तेल एवं प्राकृतिक गैस कहलाते हैं जीवाश्मिक ईंधन। करेक्ट स्टेटमेंट है चीन संसार में अग्रणी कोयला उत्पादक देश है। यूक्रेन में डोनेट्स बेसिन प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र है। जर्मनी में सार क्षेत्र प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र है। यूएसए में मुख्य कोयला उत्पादक क्षेत्र अपलेशियन प्रदेश में है। पत्थर के कोयले के भंडार एंथ्रेसाइट कोयले में संसार में अग्रणी है यूएसए। फर्स्ट नंबर पे है यूएसए, सेकंड पे है चाइना, थर्ड नंबर पे है इंडिया। विश्व के कोयले का आधे से अधिक उत्पादन प्राप्त होता है चीन एवं भारत से। विश्व के कोयले का आधे से अधिक उत्पादन प्राप्त होता है चीन एवं भारत से। पृथ्वी के गर्भ में दूसरी सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली धातु है लोहा। कथन है विश्व में अभी भी चिली तांबे का महत्वपूर्ण उत्पादक है। कारण है चिली विश्व के विशालतम पोर्फिरी ताम्र निक्षेपों से संपन्न है। ए और आर दोनों सही हैं। आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वतीय क्षेत्र में वृहत पोर्फिरी तांबा निक्षेप मिलते हैं, ना कि चिली में। तो दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वतीय क्षेत्र में वृहत पोर्फिरी तांबा निक्षेप मिलते हैं, जो कि ऊपर लिखा था कि चिली विश्व के विशालतम पोर्फिरी ताम्र निक्षेपों से संपन्न है। जापान लगभग आत्मनिर्भर है तांबा धातु में। अफ्रीकी देश जाम्बिया में तांबे के विपुल भंडार हैं, फिर भी इस देश की आर्थिक प्रगति नहीं हो सकी है क्योंकि यहाँ समुद्री बंदरगाह नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुरली या कालगार्डी विख्यात है सोना उत्पादन के लिए। ऑस्ट्रेलिया में विश्व का सर्वाधिक सोना संरक्षित है। यह वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कालगुरली या कालगार्डी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। जोहान्सबर्ग विख्यात है स्वर्ण खनन हेतु। यह दक्षिण अफ्रीका के गोटेंग प्रांत में स्वर्ण और हीरा खनन के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। कौन सा देश भारत को सर्वाधिक स्वर्ण निर्यात करता है? तो सबसे ज़्यादा स्वर्ण निर्यात भारत को करता है स्विट्ज़रलैंड, सेकंड नंबर पे यूएई, थर्ड नंबर पे दक्षिण अफ्रीका। किस एक में रजत नहीं होता है? तो जर्मन सिल्वर में रजत यानी सिल्वर नहीं होता है। नाम है जर्मन सिल्वर लेकिन इसमें सिल्वर नहीं होता है। टिन मिलता है प्लासर निक्षेपों में। 80% मात्रा प्लेसर डिपॉजिट से प्राप्त होते हैं। ये निक्षेप रिवर बेड्स में पाए जाते हैं। अधिकांश प्लासर निक्षेप दक्षिण पूर्व एशिया में फैले हैं। पेट्रोलियम से संबंधित करेक्ट स्टेटमेंट। मध्य पूर्व माने मिडल ईस्ट में ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब संसार के पेट्रोल के लगभग 60% भंडार पाए जाते हैं। अलास्का और टेक्सास के पेट्रोलियम भंडार लगभग समतुल्य हैं। पेट्रोलियम भंडार बनाने वाले 3 राज्य टेक्सास, अलास्का, कैलिफोर्निया हैं। पेट्रोलियम आयातक देशों में अमेरिका का शीर्ष स्थान है। इतना होने के बाद भी पेट्रोलियम आयातक देशों में अमेरिका का शीर्ष स्थान है। सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम आयात करता है यूएसए, फिर सऊदी अरेबिया, फिर रसिया। दक्षिणी पूर्वी एशिया का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक देश है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में भी सुमात्रा, जावा, कालीमंतन प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र हैं। इंडोनेशिया में सुमात्रा, जावा, कालीमंतन प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र हैं। वेनेजुएला विश्व का बड़ा तेल उत्पादक केंद्र है। कौन देश गैसोहाल का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका,
गैसोहॉल का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है। ईरान और पाकिस्तान गैस पाइपलाइन को पीस पाइपलाइन कहा जाता है। रोमानिया में 1857 में खनिज तेल आर्थिक स्तर पर निकाला गया था। मसूर, चुकंदर, गेहूं, खाद्य फसलों का प्रयोग जैव ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है। जैव ईंधन माने बायोफ्यूल के रूप में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है, जबकि जैव ईंधन में प्रयोग होता है गन्ना, मक्का, जट्रोफा, सोयाबीन, रेपसीड। गन्ना और मक्का से अल्कोहल, जट्रोफा से प्राप्त तेल को डीजल में मिलाकर बायोडीजल बनाया जाता है। किसे यूरेनियम सिटी स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है? तो कनाडा को यूरेनियम सिटी स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। अथावास्का झील के उत्तरी किनारे पर अवस्थित क्वेश्चन था किसे यूरेनियम सिटी स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है? तो ये कनाडा को दिया जाता है। अथावास्का झील के उत्तरी किनारे पर अवस्थित है। कनाडा अथावास्का झील के उत्तरी किनारे पर अवस्थित है। किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है? किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है? तो पिच ब्लेड से। रेडियम रेडियो एक्टिव रासायनिक अवयव है। जो रेडियम है वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, इसलिए इसे कहते हैं रेडियम रेडियो एक्टिव रासायनिक अवयव है। कनाडा बहुत महत्वपूर्ण यूरेनियम अयस्क निक्षेप के लिए जाना जाता है। तो सबसे ज़्यादा यूरेनियम जो निक्षेप हैं वो कनाडा में ही मिलते हैं। प्राकृतिक कपूर प्राप्त होता है चीन तथा जापान के एक देशज वृक्ष से। जो प्राकृतिक कपूर है वह चीन और जापान के एक देशज वृक्ष से प्राप्त होता है। अलोह धातुओं का समूह है एल्युमिनियम, कॉपर, सीसा, निकेल, टिन, जिंक, टिटेनियम, सोना, चांदी, प्लेटिनम, मरकरी, कोबाल्ट, टंगस्टन, बेरिलियम, सेरियम, कैडमियम, गैलियम, जर्मेनियम, जिर्कोनियम। अलोह धातु से तात्पर्य है उन धातुओं से जिनमें लोहे की मात्रा न के बराबर होती है। तो ये सब अलोह धातुएं हैं जिनमें लोहे की मात्रा न के बराबर है। फिर से एक बार पढ़ देती हूँ। एल्युमिनियम, कॉपर, सीसा, निकेल, टिन, जिंक, टिटेनियम, सोना, चांदी, प्लेटिनम, मरकरी, कोबाल्ट, टंगस्टन, बेरिलियम, सेरियम, कैडमियम, गैलियम, जर्मेनियम, जिर्कोनियम। अफ्रीका में सर्वाधिक तांबा उत्पादक देश है। फर्स्ट नंबर पे है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। कॉन्गो में सबसे ज़्यादा तांबा होता है। सेकंड है जाम्बिया, थर्ड है साउथ अफ्रीका, चौथे नंबर पे है नामीबिया। ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों में शामिल है शक्ति, कोयला, तेल, गैस, जल विद्युत और यूरेनियम। नेक्स्ट चैप्टर है अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं। रियो ग्रांडे नदी सीमा बनाती है मैक्सिको एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य। रियो ग्रांडे नदी सीमा बनाती है मैक्सिको एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य। यह क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2023 में पूछा गया है। राइन नदी सीमा बनाती है फ्रांस एवं जर्मनी के बीच। राइन नदी सीमा बनाती है फ्रांस और जर्मनी के बीच। विक्टोरिया झील लेक विक्टोरिया तंजानिया, युगांडा, केन्या के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती हैं। स्थलरुद्ध देश। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कोई स्थलरुद्ध देश नहीं है। यानी कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कोई भी स्थलरुद्ध देश नहीं है, जबकि यूरोप, एशिया और अफ्रीका में स्थलरुद्ध देश हैं। करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट साउथ सूडान। यह एक स्थलरुद्ध देश है। साउथ सूडान स्थलरुद्ध यानी कि लैंड लॉक्ड देश है। इसकी मुख्य नदी वाइट नील है। इसकी राजधानी जूबा है। यहाँ का मुख्य धर्म ईसाई है, न कि इस्लाम। अंतर्महाद्वीपीय देश। एक से अधिक महाद्वीपों में विस्तृत देश अंतर्महाद्वीपीय देश कहलाते हैं, जैसे जॉर्जिया और टर्की एशिया से लेकर यूरोपीय महाद्वीप तक फैले हैं। नेक्स्ट चैप्टर है अधीन क्षेत्र। ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड एक देश भौगोलिक रूप से अमेरिका में स्थित होने पर भी राजनीतिक दृष्टि से यूरोप का भाग है। ग्रीनलैंड जो देश है वो भौगोलिक रूप से तो अमेरिका में स्थित है, लेकिन उस पर राजनीतिक अधिकार यूरोप का है। विश्व के देश एवं उनकी सीमाएं। क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े देश
सबसे बड़ा क्षेत्रफल रूस का है, फिर कनाडा का है, थर्ड नंबर पे चीन का है, फोर्थ अमेरिका, फिफ्थ ब्राज़ील, सिक्स्थ ऑस्ट्रेलिया, सातवें पे बड़ा क्षेत्रफल है भारत का। इजराइल की सीमा यह पश्चिम एशिया का भूमध्य सागर तटीय देश है। इजराइल की सीमा भूमध्य सागर से लगती है। इसकी सीमा लगती है लेबनान से, सीरिया से, जॉर्डन और मिस्र से। बहुत इंपॉर्टेंट है, इजराइल की सीमा बार बार पूछता है। तो लगती है लेबनान से, सीरिया से, जॉर्डन और मिस्र से। इसे मैप में देख लीजिएगा। चीन की सीमा मंगोलिया से, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, म्यांमार, लाओस, वियतनाम और उत्तर कोरिया से लगता है, जबकि बुल्गारिया यूरोप महाद्वीप में स्थित है। तो चीन की भी सीमा बहुत ज़्यादा देशों से लगती है। मंगोलिया, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, म्यांमार, लाओस, वियतनाम और उत्तर कोरिया से। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग हैं सीड। सीड का फुल फॉर्म है सोमालिया, इथोपिया, इरिट्रिया, जिबूती। सोमालिया, इथोपिया, इरिट्रिया, जिबूती। जाम्बिया की सीमा लगती है अफ्रीका महाद्वीप का एक भू आबद्ध देश है। इसकी सीमा लगती है कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य से, तंजानिया से, माली, मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना, नामीबिया, अंगोला से। एड्रियाटिक सागर की सीमा लगती है स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, मोंटेनेग्रो, अल्बानिया, इटली। बाल्कन क्षेत्र दक्षिण पूर्वी यूरोप का विशिष्ट सांस्कृतिक क्षेत्र है जो बाल्कन पर्वतों के आसपास अवस्थित है। इसमें शामिल हैं अल्बानिया, बोस्निया हर्जेगोविना, बुल्गारिया, ग्रीस, क्रोएशिया, सर्बिया, स्लोवेनिया, रोमानिया है, जबकि ऑस्ट्रिया इसमें शामिल नहीं है। मध्य अमेरिका में स्थित है पनामा, होंडुरास, ग्वाटेमाला। सियरा लियोन अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी भाग में स्थित है, ना कि मध्य अमेरिका में। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे विश्व के नगर। कथन है संसार का अधिकांश महानगर तटीय क्षेत्रों में अवस्थित है। कारण है वे अंतर्राष्ट्रीय महासागरीय मार्गों के द्वार हैं। कथन है संसार का अधिकांश महानगर तटीय क्षेत्रों में अवस्थित है। कारण है वे अंतर्राष्ट्रीय महासागरीय मार्गों के द्वार हैं। आंसर है ए और आर दोनों सही हैं तथा आर एक ही सही व्याख्या है। विश्व के अधिकांश महासागरों की अवस्थिति तटों के किनारे पर ही है। इसका प्रमुख कारण उनका अंतर्राष्ट्रीय महासागरीय मार्गों से जुड़ा होना है। कैलिफोर्निया जो कि यूएसए में है, सिलिकॉन घाटी के अंतर्गत अवस्थित है। कैलिफोर्निया यूएसए में सिलिकॉन घाटी के अंतर्गत अवस्थित है। कैंपबेल, पालो अल्टो, सांता क्लारा, जबकि सांता रोसा सिलिकॉन वैली के अंतर्गत शामिल नहीं है। यह कंट्री सीट कैलिफोर्निया यूएसए में आता है। काउंटी सीट कैलिफोर्निया यूएसए में आता है। दक्षिण अफ्रीका की पार्लियामेंट स्थित है केप टाउन में। यह दक्षिण अफ्रीका की लेजिस्लेटिव कैपिटल है। अब की बार दक्षिण अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल कर लिया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका को ध्यान से देख लीजिएगा। इसकी पार्लियामेंट स्थित है केप टाउन में और दक्षिण अफ्रीका की लेजिस्लेटिव यह कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर से दक्षिण की ओर पाकिस्तानी नगर। तो सबसे नॉर्थ में है पेशावर, फिर इस्लामाबाद, फिर गुजरावाला, फिर उसके बाद मुल्तान साउथ में है, सबसे नीचे मुल्तान है। पश्चिम से पूर्व का क्रम वेस्ट में है लिस्बन, लंदन, फ्रैंकफर्ट, फिर बैरूत ईस्ट में है। सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित नगर है लहासा तिब्बत में 3650 मीटर ऊंचा। थिम्पू भूटान में 2400 मीटर ऊंचा। काठमांडू नेपाल में 1300 मीटर ऊंचा। तो लहासा तिब्बत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित नगर है। दक्षिण पूर्वी एशिया में दक्षिण से उत्तर का क्रम है। सबसे साउथ में है जकार्ता, फिर है सिंगापुर। जकार्ता जिसकी 6 डिग्री 12 मिनट साउथ में है। सिंगापुर 1.3 डिग्री नॉर्थ, फिर है बैंकॉक 13 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ में। हनोई है 21 डिग्री 2 मिनट नॉर्थ में। अब पढ़ेंगे जलमंडल। सागरों का गहराई से क्रम है। सबसे गहरा है दक्षिण चीन सागर, गहराई है उसकी 5016 मीटर। यह प्रशांत महासागर का भाग है। इसका विस्तार चीन, ताइवान, ब्रुनेई, फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया,
वियतनाम के मध्य फैला हुआ है। दक्षिण चीन सागर की बात हो रही है, इसका क्षेत्रफल इतना लंबा फैला हुआ है। सेकंड नंबर पे है बेरिंग सागर, 4773 मीटर है। फिर है भूमध्य सागर 4632 मीटर। जापान सागर 3742 मीटर। जापान सागर जापान के द्वीप समूह, रूस के साखलिन द्वीप और एशिया के महाद्वीप के मुख्य भूभाग के बीच स्थित है। पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है लगभग 2/3 है। 30% भाग पर स्थल लैंड एरिया और 70% भाग जल क्षेत्र वाटर एरिया के अंतर्गत आता है। पृथ्वी का 70% भाग जल क्षेत्र में और 30% भाग स्थल क्षेत्र में लैंड एरिया के अंदर कवर होता है। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान है उत्तरी ध्रुव के पास आर्कटिक महासागर 4 किलोमीटर की गहराई पर है, जो पृथ्वी के केंद्र से 6353 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मैरियाना ट्रेंच 6366.4 किलोमीटर है। पृथ्वी के केंद्र से दूरी 6366.4 किलोमीटर है। पूछा था समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान है उत्तरी ध्रुव। डेंटम रेखा क्या है? तो डेंटम रेखा समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिससे ऊंचाई और गहराई की माप होती है। द हॉरिजेंटल लाइन और प्लेन फ्रॉम विच ऑल अदर हाइट्स और डेप्थ आर मेजर्ड और कैलकुलेटेड ऑन द मैप और चार्ट। हमारे जलमंडल का सबसे बड़ा भाग है प्रशांत महासागर में 165.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। सेकंड नंबर पे है अटलांटिक महासागर 106 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। फिर है हिंद महासागर थर्ड नंबर पे 74 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। फिर चौथे नंबर पे है अंटार्कटिका जो कि 18.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। मध्य महासागरीय कटक मिड ओशन रिंज 64,000 किलोमीटर या 40,000 मील की लंबाई एवं 2000 से 2400 किलोमीटर चौड़ाई वाला कटक आर्कटिक में फैला हुआ है। आर्कटिक, अटलांटिक, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर में फैला है। अच्छा, अकेले आर्कटिक में नहीं फैला हुआ है, आर्कटिक में, अटलांटिक में, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में फैला है। यह पृथ्वी की सतह का अकेला सबसे विशालतम भूगर्भिक लक्षण है। 19 ईस्ट रिज हिंद महासागर स्थित एक कटक है। 19 ईस्ट रिज हिंद महासागर स्थित एक कटक है। भूमि में गुरुत्वाकर्षण जल किस तनाव पर रहता है? तो 1/3 एटमॉस्फेरिक से कम पर जल शून्य की अवस्था में रहता है, जबकि केशिका जल 1/3 से 30 एटमॉस्फेरिक दबाव के बीच रहता है। करेक्ट स्टेटमेंट है पृथ्वी ग्रह पर उपयोग के लिए उपलब्ध अलवण जल मीठा पानी कुल प्राप्त जल की मात्रा के लगभग 1% से भी कम है। पृथ्वी ग्रह पर उपयोग के लिए उपलब्ध अलवण जल मीठा पानी कुल प्राप्त जल की मात्रा के लगभग 1% से भी कम है, क्योंकि कुल जल का 97% खारा जल सागरों में है। अलवण जल के 3% में से 2.4 हिमनद में ध्रुवीय बर्फ के रूप में, हिमनद या ध्रुवीय बर्फ के रूप में उपयोग योग्य नहीं है। जो 3% में से 2.4% पानी है वह हिमनद और ध्रुवीय बर्फ के रूप में है, जो कि उपयोग योग्य नहीं है। इसलिए अलवण जल उपयोग हेतु 1% से भी कम प्राप्त होता है। पृथ्वी ग्रह पर पाए जाने वाले कुल अलवण जल यानी मीठा पानी 3% का 68.7% जो सबसे ज़्यादा है वह ध्रुवीय बर्फ छत्रक एवं हिम नदों के रूप में हिम टोपियों में है। सेकंड नंबर पे सबसे ज़्यादा जल भूमिगत जल है 30%। थर्ड नंबर पे झीलों में पानी मिलता है 0.01%। फिर मृदा में नमी है 0.005%। पाँचवें नंबर पे वायुमंडल में मिलता है 0.0001% और छठवें नंबर पे नदी और नालों में 0.0001%। सेवन्थ नंबर पे जैवमंडल में मिलता है 0.4/04%। हमारे उपग्रह में मृदु जल की सर्वाधिक मात्रा है। हमारे उपग्रह में मृदु जल यानी मीठे जल की सर्वाधिक मात्रा है महाद्वीपीय एवं पर्वतीय हिम नदियों, स्थानीय हिम एवं हिम टोपियों में। महासागरीय नीतल का सबसे विस्तृत भाग है गहरे
सागरीय मैदान डीप सी प्लेन कुल सागरीय क्षेत्र के 76% से अधिक भाग पर फैले हैं। विश्व के प्रमुख समुद्र कौन कौन से हैं? तुर्की। अच्छा, ये नेक्स्ट चैप्टर है विश्व के प्रमुख समुद्र। तुर्की या टर्की के उत्तर में है काला सागर। टर्की का एक मैप है, वो नॉर्थ में दिख रहा है काला सागर, जस्ट नीचे है भूमध्य सागर, वेस्ट में है एजियन और मरमरा सागर। टर्की से किस देश की सीमा लगती हैं? तो बुल्गारिया की लगती है, ग्रीस की, आर्मेनिया, जॉर्जिया, ईरान, इराक, सीरिया और अजरबैजान। आंतरिक सागर है कैस्पियन सागर, कैस्पियन सी। यह विश्व की सबसे बड़ी झील है, यह आंतरिक सागर है और लेकिन यह विश्व की सबसे बड़ी झील है। सारगैसो किस महासागर से संबंधित है? तो ये उत्तरी अटलांटिक महासागर से, अटलांटिक महासागर में भी उत्तरी अटलांटिक महासागर से। सारगैसो समुद्र की विशिष्टता है, विशिष्ट समुद्री वनस्पति, सारगैसो वनस्पति की बहुतायता। तो सारगैसो जो नाम पड़ा है वह एक सारगैसो वनस्पति पाई जाती है उसमें, इसलिए इसका नाम सारगैसो सी पड़ गया है। इटली, सिसिली, सर्डिनिया एवं कोर्सिका से घिरे सागर का नाम टेरहेनियम सागर है। यह भूमध्य सागर का एक भाग है। भूमध्य सागर से देश की सीमा लगती है अल्जीरिया, मोरक्को, ट्यूनीशिया, लीबिया, मिस्र, सीरिया, लेबनान और इज़राइल की। महासागरीय धाराओं को प्रभावित करने वाले कारक हैं पृथ्वी का परिभ्रमण, आवर्तन, तापमान में भिन्नता, लवणता में भिन्नता, घनत्व में भिन्नता, वायु दाब तथा हवाएं, वाष्पीकरण, वर्षा का प्रभाव। पृथ्वी की परिक्रमण गति महासागरीय धाराओं को प्रभावित नहीं करती हैं। तो क्या क्या प्रभावित करती हैं? पृथ्वी का परिभ्रमण यानी आवर्तन, तापमान में भिन्नता, लवणता में भिन्नता, घनत्व में भिन्नता, वायु दाब तथा हवाएं, वाष्पीकरण और वर्षा का प्रभाव। पृथ्वी की परिक्रमण गति, उसका घूमना महासागरीय धाराओं को प्रभावित नहीं करता। करेक्ट स्टेटमेंट है गुरुत्वाकर्षण बल, कोरियोलिस बल, सौर ऊर्जा से जल का गर्म होना, वायु, महासागरीय धाराएं, महासागर में जल का मंद भूपृष्ठ संचलन होती है। महासागरीय धाराएं पृथ्वी का ताप संतुलन बनाए रखने महासागरीय धाराएं पृथ्वी का ताप संतुलन बनाए रखने में सहायक होती हैं। महासागरीय धाराएं मुख्यतः सनातन पवनों द्वारा चलयमान होती हैं। महासागरीय धाराएं महासागर संरूपण द्वारा प्रभावित होती हैं। धाराओं की गति एवं सीमा निश्चित नहीं होती है। महासागरीय धाराओं की गति एवं सीमा निश्चित नहीं होती है। सामान्यतः गति मंद होती है और सतह का केवल भूपृष्ठ जल ही गतिशील रहता है। महासागरीय जल सतह का केवल भूपृष्ठ जल ही गतिशील रहता है, पूरा अंदर तक पानी नहीं हिल रहा होता है। हिंद महासागर में सागर धाराओं की नियमित दिशा में परिवर्तन के लिए जिम्मेदार कारक है। हिंद महासागर में मानसूनी प्रवाह पाया जाता है। हिंद महासागर की धाराओं पर स्थल मंडल और मानसूनी हवाओं का पर्याप्त प्रभाव है। अगुलहास धारा दक्षिण हिंद महासागर की गर्म जलधारा है। हिंद महासागर में भी ये दक्षिणी हिंद महासागर में है और यह एक गर्म जलधारा है। मोजाम्बिक धारा प्लस मेडागास्कर धारा का संयुक्त रूप अगुलहास धारा कहलाती है। जब मोजाम्बिक धारा और मेडागास्कर की धारा मिल जाती हैं तो वह अगुलहास धारा बनाती हैं। कनारी धारा उत्तर अटलांटिक महासागर में उत्तर पश्चिमी अफ्रीका तट की ठंडी जलधारा है। कनारी अटलांटिक महासागर में उत्तर की तरफ है और उत्तर पश्चिमी अफ्रीकी तट के ठंडी जलधारा है। बेंगुला धारा दक्षिण अटलांटिक महासागर में एकमात्र ठंडी जलधारा है। दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट के सहारे प्रवाहित होती है। ब्राज़ील धारा ब्राज़ील तट के पूर्वी भाग की गर्म जलधारा है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा हिंद महासागर और पेरू धारा या हम्बोल्ट धारा प्रशांत महासागर में दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप के पश्चिमी तट पर ठंडी जलधारा है। पश्चिमी वायु प्रवाह पश्चिमी वायु के क्षेत्र के ऊपर पूरब की ओर चलने वाली धीमी धारा है। दक्षिण अटलांटिक महासागर में जो एक वृत्त का निर्माण करती हैं उसमें है बेंगुला धारा, ब्राज़ीलियन धारा, दक्षिणी भूमध्य रेखीय धारा
पश्चिमी पवन प्रवाह, इसमें शामिल नहीं है कनारी धारा और पेरुवियन धारा। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। इस गति के कारण जल स्थल का साथ नहीं दे पाता, पीछे छूट जाता है, जिससे जल में पूर्व से पश्चिम दिशा में गति होती है। विषुवतीय प्रतिधाराओं इक्वेटोरियल काउंटर करंट के पूर्वाभिमुख प्रवाह होता है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन। विषुवतीय प्रतिधाराओं यानी इक्वेटोरियल काउंटर करंट के पूर्वाभिमुख प्रवाह होता है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन। उत्तरी अटलांटिक, एक सलाह मैं ये दूंगी कि जितनी भी धाराएं हैं उनको आप मैप के थ्रू पढ़ लीजिए, ठंडा गर्म और किस लोकेशन पे हैं। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह द्वारा सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला देश है नॉर्वे। उत्तरी अटलांटिक महासागर उत्तरी अटलांटिक प्रवाह द्वारा सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला देश है नॉर्वे। नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा को यूरोप तक पहुंचाती है। जब उत्तरी यूरोप के अधिकांश देशों में हिमच्छादन होता है, तब जो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट गर्म धारा होने के कारण हिम प्रसार को रोकती है और इसे यूरोप का कंबल भी कहा जाता है, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट को। नेक्स्ट चैप्टर है लवणता। जल लवणता प्रवणता को दर्शाया जाता है हैलोक्लाइन से। महासागर का वह क्षेत्र जहां गहराई के साथ साथ लवणता तीव्र गति से बढ़ती है उसे हैलोक्लाइन कहते हैं। यानी जैसे जैसे महासागरों की गहराई में उतरेंगे लवणता वैसे वैसे तीव्र होती जाएगी, उसे कहते हैं हैलोक्लाइन। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत है भूमि, जबकि नदियां लवणता को सागर तक पहुंचाने वाले कारकों में प्रमुख हैं। अन्य कारक हैं वाष्पीकरण, पवन, नदी जल, वर्षा, सागरीय धाराएं, ज्वालामुखी। अन्य कारक हैं महासागरों की औसत लवणता 35% है। सागरीय जल की लवणता में अधिकतम योगदान है सोडियम क्लोराइड का। सबसे फर्स्ट नंबर पे सोडियम क्लोराइड 78% तक पाई जाती है। सेकंड नंबर पे मैग्नीशियम क्लोराइड 11% तक। थर्ड नंबर पे मैग्नीशियम सल्फेट 4.7% और फोर्थ नंबर पे कैल्शियम सल्फेट 3.6%। फिफ्थ नंबर पे पोटेशियम सल्फेट 2.5%। उच्चतम लवणता पाई जाती है फर्स्ट नंबर पे टर्की की वॉन झील में 330%, पता नहीं इसको क्या बोलते हैं। सेकेंड नंबर पे पाई जाती है मृत सागर में 238 और थर्ड नंबर पे पाई जाती है ग्रेट सॉल्ट लेक 220। समुद्र में घनत्व बढ़ता है तो लवणता बढ़ती है किंतु गहराई कम होती है। सागरीय लवणता में वृद्धि के कारण जल का घनत्व भी बढ़ता है। लवणता का क्षैतिज और लंबवत वितरण किया जाता है। महासागरों में लंबवत लवणता के विषय में कोई निश्चित नियम नहीं है, अर्थात कहीं पर भी लवणता गहराई के साथ घटती जाती है तो कहीं पर बढ़ती है। ग्रेट सॉल्ट झील स्थित है संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के उटाह राज्य में। इसकी लवणता 220 है। अरब सागर के पानी का औसतन खारापन 35 ppt। हिंद महासागर में 0 डिग्री से 10 डिग्री अक्षांशों के मध्य 35 से 14% लवणता पाई जाती है, परंतु बंगाल की खाड़ी में यह घटकर 13%, जबकि अरब सागर में 36% होती है, क्योंकि अरब सागर में अपेक्षाकृत शुष्क मौसम के कारण वाष्पीकरण अधिक होता है और नदियों द्वारा लाए गए जल की मात्रा भी कम होती है। अरब सागर में फ्रेश वाटर का आना कम होता है और बंगाल की खाड़ी में जितनी भी नदियाँ गिरती हैं वो मीठे जल की स्रोत होते हैं, इसलिए वहाँ पे कम लवणता पाई जाती है। ज्वार भाटा। महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के क्या कारण हैं? सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी का अपकेंद्रीय सेंट्रीफ्यूगल बल और अभिकेंद्रीय सेंट्रीपिटल बल। पृथ्वी पर प्रत्येक 24 घंटे में 2 बार भाटा का अनुभव किया जाता है, यानी 24 घंटे में 2 बार ज्वार और 2 बार भाटा का अनुभव होता है। अप्रत्यक्ष उच्च ज्वार इनडायरेक्ट हाई टाइड उत्पन्न होने का कारण है पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। उच्च इनडायरेक्ट हाई टाइड उत्पन्न होने का कारण है पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स।
कथन है लघु ज्वार भाटाओं के समय उच्च ज्वार सामान्य से निम्नतम तथा निम्न ज्वार सामान्य से उच्चतर होता है। कारण है लघु ज्वार भाटा बृहद ज्वार भाटा के विपरीत पूर्ण चंद्र के स्थान पर नव चंद्र के समय होता है। तो ए सही है परंतु आर गलत है। लघु ज्वार भाटाओं के समय उच्च ज्वार सामान्य से 20% निम्नतम, लघु यानी छोटे ज्वार भाटाओं के समय जो उच्च ज्वार होता है वो सामान्य से 20% निम्नतम होता है तथा निम्न जो ज्वार भाटा है वो सामान्य से उच्चतर होता है, इसलिए कथन ए सही है। लघु ज्वार भाटा वृहद ज्वार भाटे के विपरीत पूर्ण चंद्र या नव चंद्र को नहीं बल्कि सप्तमी तथा अष्टमी को आता है। जो लघु ज्वार भाटा आता है वह वृहद ज्वार भाटे के विपरीत पूर्ण चंद्र या नव चंद्र को नहीं बल्कि सप्तमी और अष्टमी को आता है। वृहद ज्वार आता है जब सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा पर होते हैं, तब वृहद ज्वार आते हैं। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा पर होते हैं। M4 में समुद्र ज्वार की ऊंचाई अधिकतम होगी। एक बार फिगर देखिएगा, ये सूर्य है, पृथ्वी की कक्षा है, चंद्रमा की कक्षा है और ये चंद्रमा के ये मून 1 2 3 4 करके दिखाए हुए हैं। बीच में देखते हैं इसको M4 यानी कि इसकी बात कर रहा है। M4 में समुद्र ज्वार की ऊंचाई अधिकतम होगी। M4 में समुद्र ज्वार की ऊंचाई अधिकतम होगी क्योंकि चंद्रमा सूर्य के बहुत ज़्यादा पास में है। M4 नव चंद्र की स्थिति है जिसमें उच्च ज्वार आते हैं। महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसे होती हैं? महासागर में जो ऊंची जल तरंगे होती हैं वो कैसे होती हैं? चंद्रमा से। पूर्णिमा के दिन, पूर्णिमा यानी कि पूरे चांद के दिन, पूर्णिमा के दिन महासागर में वृहद ज्वार भाटा आता है जबकि सप्तमी और अष्टमी को लघु ज्वार भाटा आता है। चंद्रमा की ज्वारोत्पादक शक्ति सूर्य की तुलना में 2.17 गुना अधिक है। चंद्रमा अन्य तारों की अपेक्षा पृथ्वी के ज़्यादा नज़दीक है, अतः वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल को ज़्यादा प्रभावित करता है। विश्व की नदियाँ। विश्व की नदियाँ अपवाह क्षेत्र, ड्रेनेज एरिया। ड्रेनेज एरिया की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी अमेजन नदी है। ड्रेनेज एरिया की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी, ड्रेनेज एरिया माने वो कितना एरिया कवर करके चलती है, उसका बेसिन कितना बड़ा है। तो अमेजन नदी सबसे बड़ी है, इसकी लंबाई 6400 किलोमीटर और अपवाह क्षेत्र 69,15,000 वर्ग किलोमीटर है। विश्व की सर्वाधिक लंबी 5 नदियाँ, सबसे पहले नंबर पे है नील नदी 6,650 किलोमीटर, सेकंड नंबर पे है अमेजन 6,400 किलोमीटर, थर्ड नंबर पे है यांगजी या चेंगजियांग जिसे ब्रह्मपुत्र नदी भी कहते हैं 6,300 किलोमीटर, चौथे नंबर पे है मिसिसिपी मिसौरी जेफरसन 6,275 किलोमीटर और पाँचवें पे है यानिसी अंगारा सेलेंगा, ये 5,539 किलोमीटर है। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है अमेजन नदी। म्यांमार की सबसे बड़ी नदी, म्यांमार में एक साल्वी नदी है, अपने उद्गम क्षेत्र से दक्षिण को प्रवाहित होने वाली एशिया की नदी है। यह तिब्बत से निकलकर अंडमान सागर में समुद्र से मिल जाती है। जो म्यांमार में साल्वी नदी बहती है वह अपने उद्गम क्षेत्र से दक्षिण की ओर, नीचे की ओर प्रवाहित होते हुए एशिया की नदी है और यह तिब्बत से निकलकर अंडमान सागर में समुद्र में गिर जाती है। ये कौन सी नई बात है? म्यांमार की, जब एशिया की ज़्यादातर नदियाँ दक्षिण की तरफ बहती हैं तो ये म्यांमार की भी बह जा रही है, उसमें क्या है? कथन है मिस्र नील नदी का उपहार है। मिस्र नील नदी का उपहार है। कारण आर, वह सहारा मरुस्थल में एक नखली स्थान है। नील नदी की इसका ए और आर दोनों सही है तथा आर एक ही सही व्याख्या है। यानी नील जो मिस्र है यानी इजिप्ट है वो नील नदी का उपहार है और वह सहारा मरुस्थल में एक नखली स्थान है। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर एक ही सही व्याख्या है। नील नदी की उपजाऊ मिट्टी और पर्याप्त जल स्रोत से मिस्र यानी इजिप्ट की अधिकांश आबादी लाभान्वित होती है, अतः मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है। नील नदी जिन क्षेत्रों से प्रवाहित होती है वह क्षेत्र इस मरुस्थल में मरुधान यानी नखली स्थान के समान है। नील नदी द्वारा अपवाहित क्षेत्र रवांडा, बुरुंडी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, केन्या, इथोपिया, सूडान, दक्षिणी सूडान, युगांडा, मिस्र, चाड शामिल नहीं है।
कौन भ्रंश घाटी से बहती है? राइन नदी जो है वो रिफ्ट वैली से होकर बहती है, उत्तरी सागर में समुद्र से मिल जाती है, यानी नॉर्थ सी में ये समुद्र से मिल जाती है। वह देश जो अरीय अपवाह का उदाहरण प्रस्तुत करता है, तो श्रीलंका अरीय अपवाह का उदाहरण प्रस्तुत करता है। एशिया की विशाल नदी मेकोंग बहती है तिब्बत के पठार से उद्गमित होकर। मेकोंग पे 2021 में पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था। तो एशिया की विशाल नदी मेकोंग, एशिया की सबसे बड़ी नदी है मेकोंग, तिब्बत के पठार से उद्गमित होती है। चीन, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम से प्रवाहित होकर दक्षिण चीन सागर में गिरती है। मलेशिया में यह नदी प्रवाहित नहीं होती। तो ध्यान देना है, ये चीन, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम से प्रवाहित होकर दक्षिण चीन सागर में गिर जाती है और ये अपना डेल्टा भी बनाती है कंबोडिया और वियतनाम के पास। कंबोडिया और वियतनाम के पास ये अपना डेल्टा भी बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमानी झील इटास्का किस नदी का स्रोत है? तो मिसिसिपी नदी का। हिमानी झील इटास्का किस नदी का स्रोत है? तो मिसिसिपी नदी का। यह मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। अमेरिका का ग्रेट प्लेन मिसिसिपी मिसौरी नदियों द्वारा निर्मित है। अमेरिका का ग्रेट प्लेन मिसिसिपी मिसौरी नदियों द्वारा निर्मित है। ओहायो, अरकनसास, रेड रिवर मिसिसिपी की सहायक नदियां हैं। एक बार फिर से बोल देती हूँ, मिसिसिपी की सहायक नदियां हैं ओहायो, अरकनसास, रेड रिवर मिसिसिपी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, नदियों द्वारा निर्मित स्थल रूप। चीसापानी गार्ज स्थित है नेपाल में। चीसापानी गार्ज स्थित है नेपाल में। ग्रैंड कैनियन है एक गॉर्ज जो यूएसए के एरिजोना प्रांत में कोलोराडो नदी पर एक खंड गॉर्ज है। विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा। जो विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा, जिसे हम गंगेज डेल्टा या बांग्लादेश और भारत में बंगाल की खाड़ी हिंद महासागर में है। डेल्टा का निर्माण उन स्थानों पर होता है जहां अत्यधिक नदी भार, नदी में अवसाद की पर्याप्त मात्रा हो, नदी का आकार एवं आयतन अधिक हो, नदी ढाल एवं वेग मंद हो, सागर या झील का होना, सुस्थिर सागर तट, सागरीय लहरें एवं ज्वारीय तरंगें कम प्रभावशाली हों, सागर का चौड़ा तथा मंद ढाल। जबकि डेल्टा का निर्माण वहाँ नहीं होता जहाँ गहरा समुद्र होता है। और इसके अलावा क्या क्या है कारण? ज्वार भाटा, चट्टानें, तेज हवाएं, ये सारे कारण हैं। 10 कारण हैं। तेज हवाएं, चट्टानें, ज्वार भाटा, सागर का चौड़ा और मंद ढाल, सागरीय लहरें और ज्वारीय तरंग कम प्रभावशाली हों, सुस्थिर सागर तट हो, सागर या झील का होना, नदी ढाल एवं वेग मंद हो, नदी का आकार एवं आयतन अधिक हो, अत्यधिक नदी भार हो, नदी में अवसाद की पर्याप्त मात्रा हो। नेक्स्ट चैप्टर है द्वीप। किस द्वीप समूह को शीप द्वीप कहा जाता है? तो फैरो द्वीप समूह, फैरो आइलैंड, यह नॉर्वे सागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर के बीच में स्थित है। यह द्वीप समूह डेनमार्क राज्य के अधीन एक स्वशासित क्षेत्र है। न्यूजीलैंड दक्षिणी द्वीप 1,51,215 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के आधार पर बृहत्तम है। द्वीप है न्यूजीलैंड, लेकिन न्यूजीलैंड एक दक्षिणी द्वीप है, इसका द्वीप इतना बड़ा है, क्षेत्रफल के आधार पर बृहत्तम है। सेकंड नंबर पे आता है जावा जो द्वीप है वो 1,38,794 वर्ग किलोमीटर पे है। और तीसरे नंबर पे आता है न्यूजीलैंड का उत्तरी द्वीप 1,13,729 वर्ग किलोमीटर। पूर्वी द्वीप समूह का कौन सा द्वीप 3 देशों में विभाजित है? पूर्वी द्वीप समूह का कौन सा द्वीप 3 देशों में विभाजित है? तो बोर्नियो द्वीप 3 देशों में विभाजित है। पहला देश है इंडोनेशिया, जिसमें इसका 73% पार्ट आता है। सेकंड है मलेशिया, जिसमें इसका 26% पार्ट आता है बोर्नियो द्वीप का। और ब्रुनेई में इसका 1% भाग विभाजित है। द्वीप है बोर्नियो द्वीप एक अकेला, और उसके अंतर्गत 3 देशों की बाउंड्री आती हैं। तो इंडोनेशिया का आता है, मलेशिया और ब्रुनेई का। बोर्नियो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में स्थित है। जो बोर्नियो द्वीप है वो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में स्थित है। नेक्स्ट चैप्टर है झीलें एवं जलप्रपात। झीलें एवं जलप्रपात।
विश्व की दूसरी सबसे गहरी तथा सबसे लंबी झील है टांगानिका झील। विश्व की दूसरी सबसे गहरी तथा सबसे लंबी झील है टांगानिका झील। ग्रेट लेक्स का हिस्सा है। यह उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप के उत्तर पूर्व में स्थित ताजे पानी की झीलों का समूह है। इसमें शामिल है सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरोन, इरी, ओंटारियो। बियर इनमें शामिल नहीं है। मिशिगन झील पूर्णतः यूएसए में स्थित है। यूएसए का वृहद झीलों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम है। यूएसए की वृहद झीलों का पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम बोल रहा है, ओंटारियो, इरी, ह्यूरोन, मिशिगन, सुपीरियर। क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर झील। कौन सा नगर सुपीरियर झील पर स्थित है? तो डुलुथ नॉर्थ अमेरिका में ये सुपीरियर झील पर स्थित है। मिशिगन झील पे शिकागो नगर स्थित है। इरी झील पर बेफेलो शहर जो कि न्यूयॉर्क है वहाँ पे स्थित है। डेट्रॉइट नदी पर डेट्रॉइट शहर स्थित है। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंध है? तो ये जाम्बेजी नदी से संबंधित है विक्टोरिया जलप्रपात। यह दक्षिण मध्य अफ्रीका में जाम्बिया जिम्बाब्वे सीमा पर है। जो विक्टोरिया जलप्रपात है वो दक्षिण मध्य अफ्रीका में जाम्बिया और जिम्बाब्वे सीमा पर है। कौन एक विश्व धरोहर स्थल है? तो क्रोएशिया की प्लिटविस झील। यह नेशनल पार्क सुंदर झीलों, गुफाओं और झरनों की एक श्रृंखला से युक्त है। नेक्स्ट चैप्टर है जल डमरू मध्य। फारस की खाड़ी से सीमा बनाने वाला देश है संयुक्त अरब अमीरात। फारस की खाड़ी से सीमा बनाने वाला देश संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, सऊदी अरब, ईरान, इराक, कुवैत तथा कतर है। फारस की खाड़ी ओमान से सीमा नहीं बनाती। ओमान की खाड़ी और अरब सागर के साथ सीमा बनाता है। आर्कटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला जल डमरू मध्य है बेरिंग जल डमरू मध्य। सियामी खाड़ी एवं अंडमान सागर के बीच के भूसंधि जल डमरू मध्य के पार नई नहर खोलकर भारत और पूर्वी एशिया के बीच नौ संचालन समय और दूरी को अत्यधिक कम किया जा सकता है। नहरें। कथन: सुएज नहर बनाने से भारत की पश्चिमी देशों से दूरी कम हो गई है। कारण: सुएज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। आंसर: ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। इस नहर के बन जाने से यूरोप और एशिया के बीच की दूरी काफ़ी कम हो गई है। लगभग 7000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई है। सुएज नहर विश्व की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है। मुंबई से कहाँ जाने के लिए सुएज नहर से होकर नहीं गुजरना होगा? तो सुएज नहर मिस्र यानी इजिप्ट के सिनाई प्रायद्वीप में बनाई गई विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम नहर है। 1869 ईस्वी में खुला भूमध्य सागर और लाल सागर को ये खुली थी। अच्छा, 1869 ईस्वी में खुली थी ये भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली है ये सुएज नहर। नेक्स्ट चैप्टर है प्रवाल भित्ति। कोरल रीफ या जीवाश्म पट्टी प्राय कहाँ पाई जाती है? कोरल रीफ या जीवाश्म पट्टी प्रायः कहाँ पाई जाती है? तो इसका आंसर है सर्वाधिक यह कर्क एवं मकर रेखा के बीच तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है। स्थलों के पूर्वी एवं पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में। कोरल रीफ महासागरीय क्षेत्र के 0.1% क्षेत्र से भी कम क्षेत्रफल को आच्छादित करते हैं, लेकिन कुल समुद्री प्रजातियों का 25% भाग यहीं प्राप्त होता है। तो ये महासागरों का बायो रिजर्व है। जैसे हम धरती पे ज़मीन पे बायो रिजर्व बनाते हैं, वैसे ही ये महासागरों का बायोस्फीयर रिजर्व है। ये समुद्र की प्रजातियों का 20% भाग अपने में समाहित करता है। माने यहाँ पे जीव जंतु यहाँ पे पलते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ है ये विश्व की सबसे बड़ी कोरल रीफ प्रवाल भित्ति है जो कि ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ में है। यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के क्वींसलैंड और न्यू साउथ वेल्स के उत्तर पूर्व में प्रशांत महासागर में स्थित है। यह 1600 किलोमीटर लंबी है। ग्रेट बैरियर रीफ क्वींसलैंड तट के समीप स्थित है। नेक्स्ट चैप्टर है वायुमंडल। पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल में मुख्यतः पाई जाती है, ये गैसों की बात हो रही है। पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल में कौन कौन सी मुख्यतः गैसें पाई जाती हैं? तो सबसे ज़्यादा पाई जाती है नाइट्रोजन N2 78.8%। सेकंड नंबर पे पाई जाती है ऑक्सीजन O2 20.95%। थर्ड नंबर पे पाई जाती है ऑर्गन AR 0.93%। चौथे नंबर पे पाई जाती है कार्बन डाइऑक्साइड CO2
0.036। एक एग्जाम में ये भी पूछा गया था कि पृथ्वी के नज़दीक जो वायुमंडल में मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है उसका परसेंटेज कितना है, तो ये भी ध्यान देना है आपको, 0.036%। 5वें नंबर पे पाई जाती है नियॉन, जिसे हम शॉर्ट में NE कहते हैं, 0.002%। 6वें नंबर पे पाई जाती है हीलियम, 0.0005%। और 7वें नंबर पे पाई जाती है क्रेप्टो KR, 0.001%। फिर जेनन XE, 0.4/09। हाइड्रोजन H2, 0.4/05%। 99% भाग केवल नाइट्रोजन, 78.08% प्लस ऑक्सीजन 20.95% का है। यानी जो वायुमंडल में मुख्यतः गैस पाई जाती है उसमें 99% भाग तो केवल नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का ही है। वायुमंडलीय परतों को धरातल से ऊपर की ओर क्रम है। सबसे नीचे होती है क्षोभ मंडल, जिसे इंग्लिश में ट्रोपोस्फेयर कहते हैं, धरातल से 12 किलोमीटर। उसके जस्ट ऊपर होती है समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर। क्षोभ मंडल मौसम संबंधी गतिविधियों, बादल, ओला, कोहरा, तुषार, मेघ गर्जन, आंधी, तूफान, विद्युत प्रकाश आदि शामिल हैं। क्षोभ मंडल में सारी मौसम संबंधित घटनाएं होती हैं। समताप मंडल को जेट विमानों की उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है, क्योंकि इस परत में बादल तथा अन्य मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं। समताप मंडल बहुत ही शुष्क है तथा वहाँ की वायु में जलवाष्प बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है। विमान वायुमंडलीय विक्षोभ से बचने के लिए समताप मंडल में ही उड़ान भरते हैं। ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन परत पृथ्वी की सतह से 15 से 35 किलोमीटर ऊपर, वायुमंडल की परत में 15 से कहीं कहीं 20 किलोमीटर भी देता है। चाहे 15 से 35 किलोमीटर बोलिए, चाहे 15 से 20 किलोमीटर बोलिए ऊंचाई पर यह सूरज से निकलने वाली विनाशकारी रेडिएशंस, पैराबैंगनी विकिरण यानी जिसे अल्ट्रा वायलेट रेस कहते हैं, से हमें सुरक्षा प्रदान करती है। रेडियो तरंगों के निक्षेपण के लिए वायुमंडल की आयन मंडल यानी आयनोस्फीयर स्तर उत्तरदायी है। जो रेडियो तरंगें होती हैं उनका विक्षेपण ये वायुमंडल की आयनोस्फीयर स्तर उत्तरदायी है। बेतार संचार पृथ्वी की सतह को आयनमंडल द्वारा परावर्तित किया जाता है। आयनमंडल दूरसंचार प्रणाली के लिए प्रयोग होती है, चाहे रेडियो एक्टिव तरंगों के लिए हो, चाहे दूरसंचार प्रणाली के लिए। आंसर होगा आयनमंडल। उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश एवं दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश वायुमंडल की आयनमंडल परत जिम्मेदार है। उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश और दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश के लिए वायुमंडल की आयनमंडल परत जिम्मेदार है। संचार उपग्रह अब सैटेलाइट की बात कर रहे हैं। संचार उपग्रह वायुमंडल के किस स्तर में अवस्थित है। संचार उपग्रह माने जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होती हैं वह बहिर्मंडल में स्थित है। बहिर्मंडल में जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित होते हैं बहिर्मंडल में। ध्रुव ज्योति का संबंध भी आयन मंडल से होता है। नेक्स्ट चैप्टर है सूर्यातप। कथन: वायुमंडल अधिकांश ऊष्मा परोक्ष रूप इनडायरेक्ट से सूर्य से तथा प्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी के धरातल से प्राप्त करता है। कारण: पृथ्वी के धरातल पर सौर लघु तरंगें पार्थिव ऊर्जा की लंबी तरंगों में परिणित होती हैं। आंसर है ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। वायुमंडल तथा पृथ्वी की सतह की ऊष्मा का प्रधान स्रोत सूर्य है। सौरिक ऊर्जा को सूर्यातप कहते हैं। सूर्य से आने वाली ऊर्जा लघु तरंग सौरिक विकिरण होती है, जबकि पृथ्वी द्वारा होने वाला उनका विकिरण दीर्घ तरंगों के रूप में होता है, जिसे दीर्घ तरंग धरातलीय पार्थिव विकिरण कहते हैं। वायुमंडल को गर्म रखने में दीर्घ तरंग विकिरण लॉन्ग वेव्स ही प्रमुख रूप से जिम्मेदार हैं। वायुमंडल को गर्म रखने में दीर्घ तरंग विकिरण लॉन्ग वेव्स ही प्रमुख रूप से जिम्मेदार हैं। इन दोनों सूर्यातप और पार्थिव विकिरण के अंतर के परिणाम स्वरूप वायुमंडल गर्म होता है तथा CO2 गैसों द्वारा हरित गृह ग्रीन हाउस जैसे व्यवहार के कारण वैश्विक तापन की स्थिति उत्पन्न हो रही है। सामान्यतः पृथ्वी की सतह से ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में घटोतरी होती है, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है सामान्यतः पृथ्वी की सतह से ऊंचाई बढ़ने के साथ
तापमान में घटोतरी होती है क्योंकि वायुमंडल पृथ्वी की सतह से केवल ऊपर की ओर गर्म हो सकता है। ऊपरी वायुमंडल में हवा कम घनी होती है। ऊपरी वायुमंडल में वायु विरल और आर्द्रता का अभाव होता है। सूर्यातप के अवशोषण के कारण धरातल गर्म होता है और इससे धरातल के संपर्क में आने वाली वायु भी गर्म हो जाती है। इसलिए ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान कम होता जाता है क्योंकि ऊपरी वायुमंडल में वायु विरल एवं आर्द्रता का अभाव होता है। अधिक सूर्यातप को परावर्तित करता है नवताप हिम से आच्छादित भूमि, यानी कि अधिक सूर्यातप को परावर्तित रिफ्लेक्ट सबसे ज़्यादा कौन करता है? अगर सूर्य से आने वाली किरणें जब पृथ्वी पे पड़ती हैं तो सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्शन नवताप हिम से आच्छादित भूमि करती है 75 से 95% तक। पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किया जाता है 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर सबसे ज़्यादा टेम्परेचर रहता है। साफ रात मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती हैं। साफ रातें मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती हैं। विकिरण के कारण मेघीय रातों में वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा साफ रातों की अपेक्षा अधिक होती है। बहिर्गामी पार्थिव विकिरण लॉन्ग वेव्स को जल वाष्प अवशोषित करता है। फलस्वरूप मेघीय रातें अपेक्षाकृत अधिक गर्म महसूस होती हैं, जबकि साफ रातों में वायुमंडल में जल वाष्प की कमी के कारण रात्रि के समय पार्थिव विकिरण आसानी से शून्य में चला जाता है। साफ रातें ठंडी महसूस होती हैं। वास्तव में वायुमंडल ग्रीन हाउस प्रभाव की भांति व्यवहार करता है। जो हमारा वायुमंडल है वो ग्रीन हाउस प्रभाव की भांति व्यवहार करता है। करेक्ट स्टेटमेंट है, दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में उत्तरी गोलार्ध में तापमान का वार्षिक परिसर अधिक है। करेक्ट स्टेटमेंट है ये सब। दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में उत्तरी गोलार्ध में तापमान का वार्षिक परिसर अधिक है। सागर का आकार जितना बड़ा होता जाता है, वार्षिक तापांतर उतना ही घटता जाता है। एग्जाम्पल प्रशांत महासागर। अतः अटलांटिक महासागर में प्रशांत महासागर की अपेक्षा अधिक तापांतर पाया जाता है। जल वाष्प निचले वायुमंडल की अति परिवर्ती गैस है। जेट वायु धाराएं अत्यधिक ऊंचाई की हवाएं हैं जो धरातलीय मौसमी दशाओं को प्रभावित करती हैं। अधिकतम तापमान की मेखला 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, न कि विषुवत रेखीय या भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा से उच्च अक्षांशों की ओर औसत तापक्रम कम होता जाता है। भूमध्य रेखा से उच्च अक्षांशों की ओर औसत तापक्रम कम होता जाता है।